नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 13 अप्रैल 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सप्लेन पेज पे 3 आर्टिकल्स हैं, उनको देखेंगे। मिड डे मील स्कीम से संबंधित है। एक है कि यूजीसी ने अभी अलाउ किया है कि एक स्टूडेंट एक साथ 2 डिग्री ले सकता है, वो भी जानेंगे। तीसरा, इलैयाराजा सिंगर, ठीक है, म्यूज़िक कंपोज़र, उनका भी बैटल चल रहा है म्यूज़िक कंपनीज़ के साथ में कि भाई मेरे गाए हुए गानों पर किसका अधिकार होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। तो 3 आर्टिकल से पहले इनको देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट है मिड डे मील एंड सप्लीमेंट्स। देखो, इसमें बताया जा रहा है कि कर्नाटका गवर्नमेंट अभी अप्रूवल एक बार दे देगी कि हाँ जी, स्कूल में जो मिड डे मील मिलता है बच्चों को, ठीक है, 8वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनको, उनकी मील में अब एग भी ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अप्रूवल मिलते ही कर्नाटका 13वां स्टेट बन जाएगा। ठीक है, फोकस है कि कैसे भी करके न्यूट्रिशनल लेवल जो है, जो स्कूल में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, उनका न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ाया जा सके, उनमें जो मालनरिशमेंट की प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जा सके। तो अप्रूवल फाइनल दिया जाएगा कर्नाटका की गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखने वाली बात है, क्योंकि हो क्या रहा है कर्नाटका में कि मालनरिशमेंट, कुपोषण, एनीमिया, खून में आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी जिसको हम बोलते हैं, लो इम्यूनिटी, ठीक है, वो ज़्यादा देखने को मिल रही है बच्चों में। और साथ में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th राउंड का जो डेटा हम देखें, तो जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम है उन बच्चों में स्टंटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, अराउंड 35% बच्चों में। तो आप देख सकते हो स्टंटिंग का मतलब जिनकी उम्र के हिसाब से हाइट है वो बढ़ नहीं रही है। वेस्टिंग की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी खासी लेवल पे चल रही है, जो कि अपने आप में कंट्रोल होनी चाहिए। दैट इज़ 20%। वेस्टिंग का मतलब होता है हाइट के हिसाब से बच्चे की वज़न का ना बढ़ना। तो ये पॉइंट क्या शो कर रहे हैं कि ज़रूरत तो है वहाँ पे। खैर, बात ऐसी है कि मिड डे मील स्कीम की हिस्ट्री क्या है। देखो, अभी मिड डे मील स्कीम का नाम लेटेस्ट 2021 के बाद से क्या हो चुका है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, या फिर आप कह सकते हो पीएम पोषण। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। मिड डे मील स्कीम का अगर रूट हम देखें तो 1995 में लॉन्च हुआ था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब हो गया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होगा। लॉन्च हुई थी 15 अगस्त 1995 को, और लगभग 2408 ब्लॉक्स में 5वीं तक के स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया था शुरुआत में। फिर 2007 में मनमोहन सिंह जी की लीडरशिप में जो यूपीए गवर्नमेंट फर्स्ट चल रही थी, उस टाइम पे इस 5वीं क्लास की बजाय 8वीं क्लास तक के बच्चों को भी बेनिफिट देने की शुरुआत कर दी। तो ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात आ जाती है कि फर्स्ट टाइम किसने इनिशिएटिव लिया था स्कूल गोइंग बच्चों की जो ये फूड इनटेक की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की। तो 1920 के टाइम पे मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सबसे पहले शुरू किया था। इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो भी तमिलनाडु ने ही सबसे पहले शुरुआत की थी, जब उस टाइम पे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे के कामराज। उन्होंने स्कूल फीडिंग स्कीम स्टार्ट की थी 1956 में। उसके बाद में केरला ने भी स्कूल लंच स्कीम है वो लॉन्च की थी ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी के बेसिस पे। ठीक है, 1961 में ये केरला में शुरू हो गई। इसके बाद में फिर आप देखो स्टेट गवर्नमेंट ने, पहले तो क्या हुआ, ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी ने शुरू किया केरला की स्कूल्स में, फिर इसको टेक ओवर कर लिया केरला की गवर्नमेंट ने। कब? दिसंबर 1, 1984। तो तमिलनाडु के बाद में दूसरा स्टेट केरल हो गया। फिर टाइम बीतता है, कुछ और टाइम बीतते हैं तो कुछ स्टेट्स ने और ने भी अपने लेवल पे अलग अलग वर्जन लॉन्च कर दिए। अल्टीमेटली 1995 में मिड डे मील स्कीम के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये स्कीम लॉन्च कर दी थ्रू आउट कंट्री। तो शुरू कहाँ से हुई थी? मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर तमिलनाडु, फिर केरला, फिर बाकी स्टेट्स, और फिर फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हिस्ट्री हो गई स्कीम की। अब देखो, बात ऐसी है कि स्कीम में बेनिफिट किसको मिलता है। अभी पहली से 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी उम्र 6 से 14 साल की है, उन लोगों की अगर काउंटिंग की जाए तो लगभग 11.80 लाख करोड़, जो मतलब 11.80 करोड़ जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है अभी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स हैं, इसमें गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं उनके स्टूडेंट्स हैं, लोकल बॉडीज़ जैसे कि मान लो दिल्ली में जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा रन कराई जा रही है स्कूल, वो सारे इसके कवरेज में आ जाते हैं। और कवरेज के लिए कौन सा एक्ट है मिड डे मील स्कीम के लिए?
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। इसका मतलब क्या हो गया कि अब मिड डे मील एक लीगल राइट हो चुका है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए। ये आप ज़रूर ध्यान रखोगे। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो 2022-23 के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 10,233 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन रिलीज़ किया गया है, और स्टेट्स हैं उनके द्वारा भी एक्यूमुलेटेड माना जा रहा है कि 6,277 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये कोई स्कीम है तो कोई ऐसा नहीं कि केवल ओनली एन एंटाइटलमेंट है, ये लीगल एंटाइटलमेंट है, कारण कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में इस स्कीम को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कानून बना हुआ है, ठीक है, इसलिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बहुत बार अपनी गाइडलाइंस दे रखी हैं, और ये लीगल एंटाइटलमेंट का जो एक जो टैग है वो पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2001 केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात एक्सप्लिसिटली कही थी कि ये बच्चों का लीगल राइट है, इसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मेन्यू में क्या होता है, बच्चों को जो खाना मिलता है उसमें। तो देखो, स्टेट टू स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी ये वेरी करता है, फिक्स कुछ भी नहीं है। पर हाँ, बेसिक जो टारगेट है वो है कैलोरीज़ का इनटेक होना। इसमें ये रहता है कि जो भी अथॉरिटीज़ इस मिड डे मील स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही हैं वो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट और एनर्जी कंपोनेंट पर ध्यान देंगी, जिसमें राइस, पल्सेस, वेजिटेबल, ऑयल, फैट ये अवेलेबल होंगे। तो जो बच्चे प्राइमरी ग्रेड के हैं, मतलब 1st to 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं, उन लोगों को डेली बेसिस पे 450 कैलोरीज एनर्जी इनटेक होनी चाहिए और 12 ग्राम प्रोटीन उनको मिलना चाहिए, उनकी डाइट से। और जो अपर प्राइमरी चिल्ड्रन है, 6ठी, 7वीं, 8वीं, ठीक है, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 700 कैलोरीज और 200 ग्राम प्रोटीन का कंटेंट उनके पास में होना चाहिए। इसके अलावा जो भी एडिशनल चीज़ें देना चाहे, जैसे मिल्क है, एग है, चिक्की है या फ्रूट्स हैं, तो वो स्टेट अपने हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोविज़न किए जा रहे हैं उनमें, या कॉमनली जो प्रोविज़न किए जा रहे हैं उनमें आप अपने हिसाब से एडिशन कर सकते हो। तभी तो हमने देखा ना कि कर्नाटका गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल जाएगा तो एग भी मिड डे मील स्कीम में ऐड हो जाएगा, तो वो सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का प्रोविज़न स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर सकती है। पर हाँ, ये जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के प्रोविज़न अगर किए जा रहे हैं ना, इसका खर्चा स्टेट गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली खुद ही उठाएगी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो ये चीज़ें एकदम माइन्यूट है भाई, इनमें कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, समझने वाली चीज़ें हैं, और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। फिर बाद में आ जाती है कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का वेरिएशन कैसे कैसे है। तो देखो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग हैं। जैसे हम एग की बात करें, बनाना की बात करें, तो ये ज़्यादातर आप देख सकते हो कि लगभग 13 ऐसे स्टेट्स हैं और 3 ऐसी यूटीज़ हैं जहाँ पर ये अवेलेबल हैं। तमिलनाडु की बात कर लो, तमिलनाडु में एग अवेलेबल कराए जा रहे हैं, ठीक है, 7 दिन, ठीक है, 6 दिन, सॉरी, वर्किंग डेज, अब 6 दिन होते हैं वीक में वर्किंग। आंध्र प्रदेश में भी एक हफ्ते में 5 दिन तक एग्स अवेल कराए जा रहे हैं। अंडमान निकोबार में, इनमें सब में कुछ ना कुछ यहाँ पे अवेलेबल कराया जा रहा है, सिक्किम में और यहाँ पे। तो कहने का मतलब फिक्स नहीं है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सप्लीमेंट्री फूड दिया जा रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये ज़्यादा ठीक रहेगा मुझे लगता है। ये देखिए आप यहाँ पर कि एडिशनल क्या क्या इंटेक दिया जा रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश में क्या क्या दिया जा रहा है, एग, बनाना या चिक्की। तो ये किस हिसाब से दिया जा रहा है, एग या बनाना तो देखो 5 दिन दिए जा रहे हैं हफ्ते में, और 3 दिन दिया जा रहा है चिक्की। बिहार में एग दिया जा रहा है सप्लीमेंट्री इंटेक के तौर पे हफ्ते में 1 दिन। गुजरात में दूध दिया जा रहा है 5 दिन। सिमिलरली हरियाणा में भी दूध दिया जा रहा है 3 दिन, ठीक है। अलग अलग स्टेट वाइज देखा जा सकता है। यहाँ पे राजस्थान देख सकते हो, सीजनल फ्रूट और हॉट मिल्क दोनों दिए जाते हैं। सीजनल फ्रूट तो सिंपल सी बात है, हफ्ते में 1 दिन, और हॉट मिल्क है डेली बेसिस पे। तो इस तरीके से स्टेट वाइज आप देख सकते हो बहुत वेरिएशन है यहाँ पर। फिर आगे तो जनरल क्वेश्चंस हैं क्या कि भाई एग है वो सारे स्टेट्स या यूटीज़ की लिस्ट में क्यों नहीं है, जो हमने अभी देखी। तो इसका पॉइंट एक तो है महंगाई। अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा महंगा पड़ जाता है अगर एग को वो मिड डे मील स्कीम में ऐड करते हैं तो। बाकी दूसरे कई स्टेट्स हैं जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही हैं कि जी हमारे यहाँ पर तो डाइटरी इंटेक है वो हमारा वेजिटेरियन है, उसमें हम एग कैसे ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे सिंपल सी बात है कि छत्तीसगढ़ में पता पड़ा कि लो क्वांटिटी प्रोटीन अवेल हो रहा है मिड डे मील स्कीम के थ्रू,
तो 30 से 35% की कमी आ रही है। तो वहाँ पर बच्चों को एग देने की बात हो गई कि हाँ मिड डे मील स्कीम में एग दे देंगे, बट वो ये पॉलिटिकल अपोजिशन आ गया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी, उसने अनाउंस कर दिया था कि भाई एग हम ऐड कर देंगे अब से मिड डे मील में, पर फिर उसके बाद में बीजेपी गवर्नमेंट जैसे ही उन्होंने मना कर दिया। कर्नाटका में भी इस तरीके के प्रपोजल पहले आ चुके हैं, बट कर्नाटका में जो लिंगायत और जैन कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु ऑल्टरनेटिव में पे चल रहा है। एग जहाँ पे अवेल कर रहे हैं, एग भी चल रहे हैं और फ्रूट्स भी अवेलेबल है, दोनों में से जो भी चीज़ आप लेना चाहो वो ले सकते हो। तो इस तरीके से देखो, और साथ में तमिलनाडु में तो वैरायटी में दे रहे हैं एग्स भी, पेपर एग दिए जाते हैं जैसे बॉइल्ड एग होते हैं उस तरीके से, ठीक है। एग और मसाला एग हो गया, राइस एग हो गया, पेपर एग हो गया, इस तरीके से अवेल कराए जा रहे हैं। फिर आ जाए बात कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के क्या स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे हमने देखा था ना, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो जॉइंट ही इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि प्राइमरी क्लास के बच्चे के लिए दिन में लगभग 4.97 रुपये पर डे पर चाइल्ड के हिसाब से खर्च होना चाहिए, और अपर प्राइमरी मतलब 6वीं 7वीं 8वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए पर डे कितना रुपया खर्च होना चाहिए, 7.45 पर डे पर चाइल्ड। और इसमें शेयरिंग कितनी होती है, 60:40। नॉर्मल जो स्टेट्स है ना उनके साथ में शेयरिंग होती है 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट, और वो यूटीज जिनमें लेजिस्लेचर है वो भी आ गई इनमें। फिर 19:10 का भी चलता है रेशो, जिसमें 90% सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% स्टेट गवर्नमेंट। ये कौन से स्टेट्स हैं, एक तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ गए, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और इसके अलावा वो यूटीज जहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट 100% कॉस्टिंग को बियर करती है। तो ये रेशो भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और फिर बाद में देखी जाए तो स्टेट्स हैं या फिर जो यूटीज जो सप्लीमेंट मील दे रहे हैं उसमें एग, मिल्क, इनका कंट्रीब्यूशन हमने ऑलरेडी देख ही लिया। तो ये चलता है, देखो प्रॉपर सिस्टम। मिड डे मील स्कीम के बारे में पूरी डिटेल हमें यहाँ पे मिल गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू परस्यू 2 यूनिवर्सिटीज़ डिग्री। देखो अभी होता क्या है कि आपको पता है, एक तो CUET एग्ज़ाम स्टार्ट कर दी है एंट्रेंस के लिए, और UGC ने अनाउंस भी किया है कि 2022-23 का सेशन अभी जो स्टार्ट होने वाला है सेशन, एकेडमिक सेशन, तो उसमें एक इंडिविजुअल 2 डिग्रीज़ एक साथ कर पाएगा। तो गाइडलाइंस हैं वो देखो वेंसडे को इशू हो जाएंगी, राइट। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है कि कैसे एक मैंडेट होगा, कैसे एक इंडिविजुअल 2 डिग्रीज़ कर पाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्टूडेंट जो पहले 2 डिग्री एक साथ नहीं ले सकते थे अब वो 2 डिग्री एक साथ ले सकते हैं। डिग्री अंडर ग्रेजुएट भी हो सकती है, डिप्लोमा भी हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक की भी हो सकती है। इसमें मोड क्या हो सकता है, दोनों डिग्रीज़ का हो सकता है फिज़िकल मोड, दोनों डिग्रीज़ हो सकती हैं ऑफलाइन, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन, या दोनों की दोनों ऑनलाइन। तो उस तरीके से देखने वाली चीज़ है कि कैसे क्या सेगमेंट अभी फाइनलाइज होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी है वो अपने हिसाब से अपनी गाइडलाइन इशू कर सकती है। मतलब UGC ने तो देखो कह दिया कि एक साथ एक स्टूडेंट अगर 2 डिग्री करना चाहे तो कर ले, पर वो डिपेंड करेगा उस कॉलेज और उस यूनिवर्सिटी पे कि क्या वो अलाउ भी करेगी कि नहीं। मतलब ऑटोनॉमी दे रही है UGC, पर हाँ गाइडलाइन भी दे दी गई है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन स्टूडेंट कौन कौन से ले सकते हैं उनकी अगर बात करें तो वो देखो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटीज़ पे। अलग अलग इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देंगे, ठीक है। जैसे एक बंदा ह्यूमैनिटीज़ में भी अपनी एजुकेशन लेना चाहता है, साइंस में भी लेना चाहता है, तो वो देखा जाएगा कि जो 12th क्लास से पास आउट जो बच्चे हैं उन लोगों का मिनिमम लेवल कितना है, ये एक पॉइंट बन सकता है। बाकी ये चीज़ तो टाइम बताएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक स्टूडेंट BSc मैथमेटिक्स भी लेना चाहता है और BA करना चाहता है हिस्ट्री में भी, तो वो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि उस यूनिवर्सिटी में क्या प्रोग्राम किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो UGC ने तो अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया। दैट मीन्स कि अगर कोई देना चाहे तो दे सकता है, ठीक है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन या मोड ऑफ स्टडी ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाला ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो गाइडलाइंस हैं ये अप्लाई नहीं होगी ना तो MPhil पे ना PhD पे। अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा और PG इन तीनों पे तो फिर भी अप्लाई हो जाएगा, बाकी MPhil और PhD पे एप्लीकेबल नहीं है ये गाइडलाइंस, ठीक है। बाकी तो यही चीज़ें रिपीट हो रही है, कुछ इतना कोई इन डेप्थ वाली चीज़ है नहीं। साथ में ये जो अनाउंसमेंट है ना UGC का, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से है,
कि भाई एक स्टूडेंट को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि वो जितना अपने हिसाब से मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन लेना चाहे, अलग अलग स्ट्रीम्स में एजुकेशन लेना चाहे, तो उसको पूरी अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल बताया है कि एक स्टूडेंट अगर आईआईटी दिल्ली से बीटेक कर रहा है और वो चाहता है कि वो बीए करना चाहता है फ्रेंच में जेएनयू से, तो दोनों आमने सामने ही है बोले बिल्डिंग, मतलब कैंपस, तो रोड क्रॉस करके वो जा करके अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है। एक ये भी इशू आता है अटेंडेंस का कि एग्ज़ाम टाइम पे जो अटेंडेंस होगी उसका कैसे मैनेज होगा, वो यूनिवर्सिटी या जिस इंस्टीट्यूशन में बच्चा पढ़ रहा है वो इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा कि हाँ जी क्लास की टाइमिंग इस तरीके से सेटल कर दी जाए कि एक क्लास यहाँ पर इस कोर्स की कंप्लीट हुई तो फिर शाम के टाइम पे दूसरी क्लास को अटेंड कर ले। या एक तरीका ये हो गया कि एक क्लास अटेंड हो गई फिजिकली, दूसरी क्लास अटेंड हो गई ऑनलाइन। इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन सेटल किया जा सकता है। तो ये सिस्टम यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इलैयाराज के बारे में। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बेसिकली म्यूज़िक कंपनीज़ के साथ बैटल में चल रहे हैं। इलैयाराज जिनके बहुत सारे गाने गाए हुए हैं 1980s में, तो ये मद्रास हाई कोर्ट में अभी इन्होंने एक पिटिशन लगाई थी, प्ली लगाई थी कि जी आप मेरी बात सुनो। एक सिंगल जज बेंच ने जो है वो मेरी बात सुनने से ही मना कर दी है, पर आप मेरी बात सुनो कि मेरे गाने कुछ गाए हुए हैं और उन गानों के कॉपीराइट जो हैं वो मिसयूज़ किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? म्यूज़िक कंपनीज़ के द्वारा। तो ऐसे में सिंगल जज बेंच ने तो देखो रिजेक्ट कर दी थी इनकी रिक्वेस्ट को, फिर अब जो है इनकी प्ली को मद्रास हाई कोर्ट की डबल जज बेंच ने अप्रूवल दे दिया कि चलो ठीक है, आप अपनी बात बोलिए, आप अपना केस जो है वो रजिस्टर कर सकते हो। तो बेसिकली ये है कि सिंगल जज बेंच ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई आपको कोई अधिकार नहीं है कि आपने किसी मूवी के लिए अगर गाना गाया है और उस मूवी के जो प्रोड्यूसर थे उनके खिलाफ में आप कोई भी केस दायर भी कर सको। इस तरीके से बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया था। तो बेसिकली 1980s के टाइम पे इन्होंने लगभग 30 फिल्मों में गाने गाए थे। उन 30 फिल्मों के गानों के अलावा बहुत सारे एल्बम सॉन्ग्स भी गाए थे, बट अभी इशू जो है वो 30 फिल्मों का है। तो केस क्या है ये देखो ये है इलैयाराज जो है इन्होंने चैलेंज किया है 2020 में, ये चैलेंज कर दिया था। ठीक है, इसमें इनका ये कहना था कि पहले तो इनके खिलाफ में केस आता है, ठीक है, कि भाई इंडियन रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इनरेको और दूसरी और कंपनीज़ ने ये कहा कि भाई एक बार अगर किसी ने गाना गाया तो गाना गाने में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है या मूवी बनाने में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो कंपनी का इन्वेस्ट हुआ है। तो ऐसे में वहाँ पर कॉपीराइट ऑनरशिप जो है वो बोले कंपनी की रहेगी या उस प्रोड्यूसर की रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके की इशू को लेकर के फिर इलैयाराज का ये कहना था कि भाई वहाँ पर आवाज़ मेरी है, मैंने गाना गाया है, तो मुझे भी उसकी कोई ना कोई तो रॉयल्टी तो मिलनी चाहिए क्योंकि मेरा भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, मेरी भी एफर्ट्स हैं। तो ये एक मुद्दा आ रहा है कि एक तो प्रोड्यूसर का ऑनरशिप रहेगा या जो सिंगर है, कंपोज़र है, उसका रहेगा। तो इसको लेकर के बात ऐसी आ रही है कि अधिकार किसके बनते हैं। ठीक है ना, तो इसी मुद्दे को लेकर के फिर बाद में देखें तो हमारे यहाँ पर क्या है सिस्टम। तो देखो कॉपीराइट्स एक्ट हमारे पास में अवेलेबल है 1957 का, जिसको 2012 में अमेंड कर दिया गया था। देखा जाए तो एक गाना जो होता है ना, सॉन्ग, इसमें 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। एक तो लिरिक्स, एक उसकी ट्यून होती है, एक आवाज़ होती है। तीनों, लिखने वाला, म्यूज़िक देने वाला और यहाँ पर गाने वाला, तीनों अलग अलग हो गए। इन तीनों के बीच में क्लियर लाइन है कि भाई ऑनर जो है वो कौन होगा, ऑथर है वो कौन होगा। ठीक है, इसमें देखो द एक्ट है वो सीधा रॉयल्टी का अधिकार दे रहा है लिरिसिस्ट को और कंपोजर को। इसका मतलब कि जिसने गाना लिखा, जिसने म्यूज़िक दिया, ट्यून दी, उसको तो देखो रॉयल्टी मिलती रहेगी। ठीक है, कब मिलेगा? जब गाना सिनेमा हॉल के बाहर चलाया जाएगा। मतलब क्या हो गया कि एक गाना एक मूवी में बना और उस मूवी में बनने के बाद में वो गाना अगर मूवी के साथ में चलता है तब तो देखो वो मूवी की जो ऑनर कंपनी है, जो प्रोड्यूसर कंपनी है, उसी के पास में जाएगा सारा रेवेन्यू। पर अगर उस मूवी का वो गाना निकल करके बाहर कोई अगर चलाता है तो उस केस में वो गाने का मालिक कौन हो गया? लिरिसिस्ट जिसने गाना लिखा और कंपोजर जिसने म्यूज़िक दिया, उसका मालिकाना हक हो जाएगा। शर्त क्या है? सिनेमा के बाहर वो गाना चलना चाहिए। इसके अलावा सेक्शन 2D क्लॉज डी सब क्लॉज सेकंड में अगर देखें इसी कॉपीराइट्स एक्ट ऑफ 1957 में, तो कंपोजर जो है किसी भी म्यूज़िकल वर्क का, उसको एक ऑथर की तरह कंसिडर किया जाएगा। लिरिसिस्ट है
उसको भी ऑथर की तरह कंसिडर किया जाएगा। एग्जैक्टली वैसे वैसे जैसे कि लिटरेरी वर्क में कोई ऑथर होता है, ऐसे ही प्रोड्यूसर का जो रिलेशन है वो साउंड रिकॉर्डिंग हो रही है तो उनको भी ऑथर की तरह ही कंसिडर किया जा रहा है। तो आप देखो यहाँ पर लिरिसिस्ट की बात हो रही है और जो कंपोजर है उनकी बात हो रही है, बट अभी तक सिंगर की बात यहाँ पर पॉइंट आ नहीं रहा है। तो इनका जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है वो यही मेन है कि मेरा यहाँ पर रोल केवल, कहते हैं ना कि मेरा केवल सिंगिंग नहीं, मेरा इसके साथ साथ में और भी सेगमेंट्स में काम था, मैंने म्यूज़िक दिया भी है, मैंने गाने लिखे भी हैं, ठीक है। तो ऐसे में फिल्म का सॉन्ग अगर रहता है वो, और वो फिल्म से सेपरेटली अगर चलाया जाता है, तब तो देखो फिर रॉयल्टी मिलेगी, बात एक यही निकल के आ रही है। और अगर फिल्म के साथ में ही चल रहा है तो फिर देखो ऑनरशिप किसकी जाएगी, वो जो प्रोडक्शन कंपनी है उसी की। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो कि मान लो कोई एल्बम का सॉन्ग गाया आपने या एल्बम के लिए गाना लिखा, तो उस एल्बम का पार्टी अगर वो चल रहा है तो उस केस में भी उस लेबल की जो कंपनी है जिसके अंडर में वो एल्बम बना था उसी के पास में वो पैसा जाएगा सारा का सारा, ठीक है। इसके आगे आप देख सकते हो कि गाने के 3 अलग अलग एलिमेंट्स हमने अभी देखे, एक तो लिरिक्स हो गई, एक हो गई ट्यून हो गई और तीसरा सिंगिंग हो गई, सॉन्ग हो गया। तो इन तीनों को सेपरेटली आप कंसिडर कर सकते हो लिटरेरी वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस केस में क्या होता है जी कि जो परफॉर्मर हैं उनके खुद के भी अधिकार बनते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सुना जाएगा। और जो मास्टर साउंड रिकॉर्डिंग है, मेन जो रिकॉर्डिंग है, ठीक है, उस टाइम पर ये देखा जाएगा कि किस प्रोड्यूसर के लेवल में वो प्रोडक्शन हो रहा है। तो अल्टीमेटली बात वही निकल के आ रही है। जैसे एक एग्जांपल बताया जा रहा है कि अगर एक रेस्टोरेंट में एक गाना चलाया जा रहा है AR रहमान का, या फिर मानो कि स्पॉटिफाई जो एप्लीकेशन आती है जिसमें सब्सक्रिप्शन ले रखा है किसी ने पैसे पे करके मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे, तो स्पॉटिफाई पे वो गाना चलाया जाएगा। और गाना ले लो, मान लो या तो AR रहमान का ले लो या शंकर एहसान लॉय का कोई प्लेलिस्ट आप चला देते हो, तो वो गाना जो चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, फिल्म के स्कोप से बाहर चल रहा है कि नहीं, सेपरेट चल रहा है। तो उस केस में वो जो स्पॉटिफाई का जो सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वो जो पेमेंट है, वो पेमेंट किसको जाना चाहिए, कंपोजर को, लिरिसिस्ट को और सिंगर को, क्योंकि तीनों के तीनों वहाँ पर अपनी ऑनरशिप या रॉयल्टी को डिजर्व करते हैं। अब अगर वहीं पे अगर पूरी मूवी चल रही है और मूवी के बीच में वो गाना आता है, ठीक है, तब वो फिर प्रोडक्शन हाउस के हाथ में चला जाएगा पैसा। तो पॉइंट अल्टीमेटली निकल के क्या आ रहा है कि अगर गाना सेपरेटली चल रहा है जिसके लिए सब्सक्रिप्शन ले रखा है, केवल गाने की प्लेलिस्ट आपने चलाई है, तो वहाँ पर जो 3 कंपोनेंट्स है, कंपोजर, लिरिसिस्ट और सिंगर, इनके पास में पेमेंट उसका जाना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली रेस्टोरेंट वाला है, खुद अपने पॉकेट से तो देगा नहीं, वो तो खुद कंज्यूमर को बिठा करके गाना सुना रहा है, तो कंज्यूमर के पॉकेट से वो पैसा चार्ज करेगा। तो ओवरऑल क्या बात निकल के आ रही है कि फिल्म के हिस्से के तौर पर अगर गाना चल रहा है या फिर किसी एल्बम के हिस्से के तौर पर अगर गाना चल रहा है, तब तो देखो जो प्रोडक्शन कंपनी है उसके पास पैसा जाएगा। और अगर उसके अलावा अगर गाने चल रहे हैं तो फिर वहाँ पर जो 3 एलिमेंट्स है, कंपोजर, लिरिसिस्ट और सिंगर, उनके हिस्से में वो रॉयल्टी जानी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर बताई जा रही है। बाकी देखो इलैयाराज हैं, वो ऑलरेडी कई केसेस में उलझे हुए हैं, जो यहाँ पर आगे बताई हुई बातें हैं वो हमारे इतने काम की नहीं है। मेन जो कंटेक्स्ट था वो हमने समझ लिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फ्रंट पेज पे देखो एक तो न्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्फ्लेशन 17 महीनों की हाईएस्ट लेवल पे है 6.95%। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो दिया हुआ ना रेंज 4 ± 2%, उसकी जो अपर रेंज है 6%, उससे भी ज़्यादा निकल चुकी है महंगाई, और लगातार ये 3 महीने हो गए हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ बताई जा रही है। और जहाँ तक चांसेस लग रहे हैं कि अब जो चांसेस क्या, वैसे हमने ऑलरेडी बात कर ली कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में अब चांसेस हैं कि रेपो रेट को भी अब राइज़ किया जाएगा, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट की जगह तो SDF का कॉन्सेप्ट अभी ला दिया गया है, जिसमें कोलेट्रल के बिना ही आरबीआई अपने हिसाब से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है मार्केट से। इसके आगे गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से जो नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP जो लॉन्च की थी, उसके तहत लगभग 96,000 करोड़ रुपए तक तो राइज़ कर चुकी है। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की थोड़ी डिटेल तो मैं आपको अभी यहाँ पे दे रहा हूँ, बाकी UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार ज़रूर लोगे आप। तो इसमें देखते हैं इस स्कीम के तहत, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत क्या किया जा रहा है कि जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे काम जिनको सरकार ने शुरू तो कर दिया पर पैसे की शॉर्टेज की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाए, अब क्या किया जा रहा है, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप इन्वेस्ट करो, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करो। इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है
कि अब उस प्रोजेक्ट का मालिक प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर केवल और केवल रेवेन्यू शेयरिंग का सिस्टम रहेगा कि प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाएगा और फिर वहाँ से पैसा कमा लेगा, बाकी ऑनरशिप तो गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं है, केवल जो प्रोजेक्ट अटके हुए हैं उनको स्पीड देने के लिए। इनमें देखो इनवाइट्स, दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REITs, दैट मीन्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अलग अलग मॉडल्स पे काम कर रही है सरकार, जिनमें आप देखोगे आगे। अगर हम रोड की बात करें तो टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र इस मॉडल पे काम हो रहा है। इसी तरीके से माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर MDO कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे माइनिंग का काम चल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए ये स्कीम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात आ जाती है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की। तो देखो ये शुरू की गई थी अगस्त 2021 में। टारगेट ये है कि 2021 से लेकर आने वाले जो 4 साल है 2025 तक, 4 सालों में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए तक का पैसा इकट्ठा किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। टारगेट मैंने बता दिया किस तरीके से, जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर को लाया जाएगा और उनको केवल रेवेन्यू राइट्स दिए जाएंगे कि हाँ आप काम में लो, पैसा कमाओ। ऑनरशिप तो अभी भी सरकार के पास में रहेगी। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास में एक तो पैसा आएगा तो गवर्नमेंट और भी अच्छे दूसरे जो काम है उनमें अपना पैसा लगा सकेगी। ठीक है, टारगेट है 6 लाख करोड़ का। और जो प्रोजेक्ट अटके हुए हैं उन प्रोजेक्ट्स की यूटिलिटी भी हो पाएगी। ठीक है, चाहे फिर वो रोड हो, रेलवे हो, पावर सेक्टर हो, इन सब पे फोकस किया जा रहा है। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में एक बार आप ज़रूर डिटेल में पढ़ोगे। फिर आगे जो न्यूज़ है यहाँ पर आप देख सकते हो कि US और इंडिया के बीच में 2+2 डायलॉग्स, जिसमें हमारी तरफ से फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, डिफेंस अफेयर मिनिस्टर, और इधर से आप देख सकते हो USA के जो काउंटर पार्ट्स हैं डिफेंस सेक्रेटरी और स्टेट सेक्रेटरी, इनके बीच में बातचीत। तो रशिया को लेकर तो देखो डाइवर्जेंस है, बट चाइना को लेकर के, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को लेकर के, इनको लेकर के कन्वर्जेंस भी देखने को मिली है। ठीक है, तो ज़्यादा तो कुछ खास है नहीं, बस नॉर्मल सी बातें बोली जा रही है जो सुबह हमने एडिटोरियल में डिस्कस कर ली थी। तो आप खुद से एक बार देखना चाहो तो देख लेना, न्यूज़पेपर मैं आपको शेयर कर दूंगा शाम तक। ठीक है, इसके अलावा एक न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजस्थान सरकार पे फ़ाइन लगाया है, क्योंकि 3 रिवर्स जो कि वेस्टर्न राजस्थान में सीजनल वे में फ़्लो होती है, उन तीनों रिवर्स में ज़बरदस्त पॉल्यूशन हो गया है। कारण कि वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ का जो एफ्लुएंट होता है ना, गंदा पानी, वो ऐसे कैसे डाल दिया गया है, जिसकी वजह से पानी ख़राब हो गया उन नदियों का, और साथ में उन नदियों के आसपास में रहने वाले लोगों की भी परेशानियाँ बढ़ गई हैं। तो वो रिवर कौन कौन सी हैं एक बार उनके बारे में हम देखते हैं। ये वेस्टर्न राजस्थान की रिवर्स हैं तीनों। लूणी रिवर, ये तो देखो आप मैप पे भी देखते हो इंडिया की ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो। ठीक है, लूणी रिवर जो कि अजमेर के पास में नाग पहाड़ से ओरिजिनेट होती है और फिर अल्टीमेटली वेस्टर्न राजस्थान से फ़्लो होती हुई कच्छ के रन में जा कर के ख़त्म हो जाती है, या ज़्यादा से ज़्यादा गल्फ़ ऑफ कच्छ तक पहुंच सकती है, पर अभी तक पहुंचने का कोई स्कोप नहीं है क्योंकि पूरा डेजर्ट एरिया है, तो वहीं पे वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एक रिवर है बाड़ी, ये बाड़ी नहीं है, दिस इज़ बांडी, BANDI, बांडी रिवर। ठीक है, और एक है जोजड़ी, ये लूणी रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ है। ठीक है, इनमें क्या हो रहा है कि आसपास में जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहाँ पर ये रिवर्स फ्लो होती हैं, तो वहाँ पर देखो आपको पता फर्टिलिटी कितनी इंक्रीज़ करती हैं, जो एलुवियल सॉइल रिवर्स अपने साथ लेके आती है। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही है ना वेस्टर्न राजस्थान में, जोधपुर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, बोलो वहाँ पर हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल इन रिवर्स के पानी में छोड़ा जा रहा है। ठीक है, और आज ये गंदे पानी की नाले के तौर पे कन्वर्ट हो चुकी हैं। इसकी वजह से एग्रीकल्चर लैंड भी डैमेज हो रही है। तो ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वहाँ पर रहने वाले लोगों को ऑर्डर दे दिया कि आप जाओ और जो भी ऑफिशियल्स हैं आपके वहाँ पे पास में लोकेटेड, और उनसे आप अपना कॉम्पनसेशन ले सकते हो, ये ऑर्डर दिया है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में एक बार आप UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पढ़ोगे, नोट मेकिंग कर लेना। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे एक तो न्यूज़ है ये कि अभी फ़िलहाल अगर देखें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे जो लेन देन हो रहा है, वहाँ पर D2C फर्म्स हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। D2C का मतलब हो गया डायरेक्ट टू कस्टमर, सीधा कंज्यूमर को डिलीवरी देना। मतलब ये कि जो होलसेलर हैं, रिटेलर्स हैं, इनका कोई रोल नहीं है, सीधा प्रोडक्शन रेंज से सीधा का सीधा प्रोडक्ट पहुँचाया जा रहा है किसके पास में, इंडिविजुअल्स के पास में। ठीक है, और फेसबुक पे इसी तरीके का एडवर्टीज़मेंट है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी बताया जा रहा है कि 2020-21 में
गूगल और फेसबुक पे जो एडवर्टीज़मेंट रेवेन्यू है वो रही है लगभग 23,213 करोड़ रुपए, जो कि अपने आप में हाईएस्ट है अभी तक का। तो एडवर्टीज़मेंट से भी इनकम अच्छा खासा होता है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। ठीक है, आप भी जब वीडियो देखते हो तो कितने एड्स आते हैं, वो भी क्या हो रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन ही तो हो रहा है। अलग अलग अपनी अपनी प्रोडक्ट हैं, अपनी अपनी सर्विसेज हैं, सब एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी आजकल ऑनलाइन आपको पता है बहुत ज़्यादा होने लग गया काम। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे जो यील्ड्स हैं वो लगातार बढ़ रही है। इन्फ्लेशन चिंता की बात बनी हुई है जैसा कि हमने अभी देखा, और रुपी है वो लगातार डिक्लाइन करता चला जा रहा है। तो इस केस में चांसेस हैं कि रेपो रेट को राइज़ करे। ठीक है, यील्डिंग का मतलब मैंने आपको बताया ही था कि जब एक होल्डर होता है, यील्ड का मतलब हो गया कुल मिला के कि जो खरीददार है ना, बॉन्ड को जो खरीदेगा, जो पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसको तो होता है बेनिफिट, और जिसके पास में होल्डिंग है उस बॉन्ड की उसको होता है नुकसान। फिर चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। जैसे गवर्नमेंट मान लो नई सिक्योरिटी अगर लॉन्च करती है मार्केट से पैसा उठाने के लिए, तो अभी कितना चल रहा है, 7.19% चल रहा है। इसका मतलब हो गया कि गवर्नमेंट जो मार्केट से पैसा उठाएगी ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा बहुत देना पड़ेगा मार्केट में 7.19% के हिसाब से। इसमें फ़ायदा किसको हुआ, जिसने बॉन्ड खरीदा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, वो तो पैसा कितना देगा सरकार को। एक तरीके से मान लो 100 रुपये का बॉन्ड है, 100 रुपये गवर्नमेंट को दे दिए, तो गवर्नमेंट उसको रिटर्न कितना करेगी, 107 रुपये और 19 पैसे। तो ऐसे में गवर्नमेंट को नुकसान हो गया। इसमें गवर्नमेंट यील्ड, ये जो यील्ड है ना, जितनी कम होती है ना, जितनी बॉन्ड यील्डिंग कम होगी उतना ही बॉन्ड होल्डर को फ़ायदा होता है, और जितनी बॉन्ड यील्डिंग ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है, जो बॉन्ड को परचेज़ करने वाला है। ठीक है, होल्डर को नुकसान हो जाता है, सिंपल सी बात है, चाहे फिर वो होल्डर गवर्नमेंट हो या फिर कोई इंडिविजुअली क्यों ना हो हमारे जैसा। देखो एक जो आर्टिकल है वो है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हम नज़र डालते हैं। इसमें देखो बात ये बताई जा रही है कि यूरोपियन यूनियन के साथ में भी हमारे नेगोशिएशन चल रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है जो कि यूपीएससी 2017 प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, बिटिया। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया था कि ये बिटिया जो है वो किन किन कंट्रीज़ के बीच का रिलेशन है। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन, ये 2013 से फंसा पड़ा है, अभी तक भी इस पर कोई आउटकम नहीं निकल रहा। तो अभी इस पर कोई कन्वर्जेंस नहीं आ रही है, पर हाँ यूरोपियन यूनियन के साथ में भी इंगेजमेंट्स अभी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमने अभी ऑस्ट्रेलिया की बात की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ बात की, तो वही एंगेजमेंट्स इधर भी हमारे कंटिन्यू हो रहे हैं। तो एक ये पॉइंट है। तो एक काम कर लो फिर लगे हाथ, इंडिया और यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड जो बायलैटरल रिलेशंस है ना, उनकी नोट मेकिंग कर लो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़िया सी कोई वेबसाइट दृष्टि की देख लेना, या इनसाइट्स की देख लेना, या बायजूस की मिल जाएगी आपको अच्छी कंटेंट। ठीक है, वहाँ से नोट मेकिंग कर लेना, जो एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वही मेंस में सीधे, वहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। इसके आगे चलें। वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ है, रशिया ने तो अपनी तरफ से कह दिया कि भाई युद्ध हम नहीं रोकेंगे, लड़ाई कंटिन्यू रहेगी। जबकि दूसरी तरफ से यूक्रेन ने ये क्लेम किया है कि हमारे यहाँ पर जो मॉरियुपोल में जो अटैक किया था ना रशिया ने, जिस तरीके से, ठीक है, सी ऑफ अजोव वाले एरिया में लोकेटेड है ये सिटी, तो वहाँ पर बोला पॉइजनस वेपन यूज़ किए हैं, दैट मीन्स केमिकल वेपन यूज़ किए गए हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं केमिकल वेपन का मतलब क्या होता है। देखो केमिकल वेपन कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकती है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को मौत भी दे सकती है, कोई टेम्परेरी इनकैपेसिटेशन, दैट मीन्स कोई भी अनकॉन्शियस भी हो सकता है, या परमानेंट हार्म, हाथ जल गया, हाथ कट गया, आंखें चली गई, ऐसा कुछ डैमेज हो जाए तो वो केमिकल वेपन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, OPCW के हिसाब से ये कहा गया है, पहली चीज़। दूसरा, कोई भी नॉन कंट्रोल्ड केमिकल है, जैसे मान लो क्लोरीन है, नॉर्मली तो ये गैस है, बट अगर ये अनकंट्रोल्ड मैनर में रिलीज हो जाती है ना, तो ये केमिकल वेपन की तरह काम कर देती है, और वो भी इंटेंशनली, अगर कोई भी लड़ाई में इन्वॉल्व कोई भी एक पार्टी उसका यूज़ कर लेती है। तो केमिकल वेपन का प्रोडक्शन, केमिकल वेपन को स्टोर करना, स्टॉक पाइल करना, ये सब कुछ बैन किया हुआ है। एक ट्रीटी है जिसका नाम है 1997 की ट्रीटी, जिसका नाम है केमिकल वेपन कन्वेंशन। ठीक है, तो इस केमिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में आपको एक बार यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि एक बार हाईलाइट हो गया ना, ध्यान रखना ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि मॉरियुपोल में कौन सा केमिकल वेपन यूज़ हुआ, तो कयास एक्सपर्ट्स के द्वारा लगाए जा रहे हैं फॉस्फोरस म्यूनिशन, ये बोला यूज़ किया गया है, जो कि बहुत बुरे तरीके से स्किन को बर्न कर देता है, ऐसा केमिकल यूज़ हुआ है। ठीक है,
तो ये चीज़ वैसे अभी तक देखा जाए तो बोले इस केमिकल को अभी वेपन के तौर पे कंसिडर नहीं किया गया है, बट वही चीज़ है, नॉन कंट्रोल्ड मैनर में यूज़ कर लोगे तो फिर वो केमिकल वेपन ही हो गया, राइट। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो एक तो हो गया फॉस्फोरस म्यूनिशन और एक तरफ यहाँ पे आ गया आपका केमिकल वेपन कन्वेंशन ऑफ 1997। इन दोनों के बारे में पूरी डिटेल अच्छे से ले लेना भाई, ठीक है। तो देखो जी डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हो गई हमारी यहीं ख़त्म। थैंक यू वेरी मच।